राधे राधे दोस्तों। अनेक कहानियों में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है पार्ट हीर रांझा का थर्ड। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं जल्दी से कहानी और शुरू करती हूँ अपनी ये कहानी। अगर आगे की कहानी नहीं सुनी है तो आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जरूर सुनिएगा। हीर जितनी ही खूबसूरत थी, उसकी सखियां उतनी ही हसीन थी। दुनिया में शायद ही कोई नस्ल होगी जो खूबसूरती में सियालों के कुनबे की इन हसीनाओं का मुकाबला कर सकती थी। हीर को अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। उसके कानों में मोतियों से बने झुमके चमक रहे थे। हीर का हुस्न अपने आप में कयामत की तरह था। उसको देखते ही लोग जमी और जन्नत को भूल जाते थे। ओ कवि, तुम कैसे हीर के हुस्न का बखान करोगे। मोहब्बत से भरी उसकी आंखें जूही के फूल सी नर्म दिखती थी। उसके गाल गुलाब की पंखुड़ियों से भी कोमल थे। उसके होठों की लाली देखकर लोग खुदा को खुदा करके रोने लगते थे। हीर और सखिया नदी में नहाने आई। वह सब नाव के पास आई तो सबने देखा कि हीर की गद्दी पर कोई मासूम सा युवक लाल शॉल ओढ़े सोया है। हीर की नजर जैसे ही रांझे पर गई, वे गुस्से से लाल हो गई। उसने क्रोध में आकर लड्डू से कहा, लड्डू बदमाश, मेरी गद्दी का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने किसको उस पर सुलाया है? क्या तुम मेरी इजाजत से नहीं करते या खुदा के डर से तुमने ऐसा किया है? लड्डू हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं बेकसूर हूँ। मैंने इस लड़के को यहाँ सोने के लिए नहीं कहा। ये बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ आया। इसकी बांसुरी की धुन ने हम सबके दिल पर जादू कर दिया। अपने हुस्न पर इतना गुमान ना करो शहजादी। अपने सेवकों पर जुल्म तो ना करो। तानाशाह भी खुदा से डरते हैं। हीर का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने जवाब दिया, इस लड़के को कोई परवाह नहीं है कि इसने कितना बड़ा गुनाह किया है। क्या ये नहीं जानता कि फिलहाल वहाँ है जहाँ मेरे पिता चूचक का साम्राज्य है। मैं किसी की परवाह नहीं करती, चाहे वो शेर हो या हाथी हो या फिर समानत का बेटा हो। ये है कौन? मेरे पास तो इसके जैसे हजारों गुलाम हैं और ऐसे लोगों की मैं कोई परवाह नहीं करती। लड्डू को खरी खोटी सुनाने के बाद हीर रांझा की तरफ मुड़ी। वो गुस्से में जोर से बोली, ए सोने वाले, मेरे बिस्तर से उठ जाओ। कौन हो तुम और सोने के लिए तुमको मेरे ही बिस्तर मिला? मैं दिन भर सखियों के साथ यहाँ खड़ी देख रही हूँ। मुझे बताओ कि तुम घोड़े बेचकर क्यों सो रहे हो? क्या तुम्हारे दिन बुरे आ गए हैं जो तुम चाबुक खाने के लिए ये खतरा उठा रहे हो? क्या तुमको रात भर नींद नहीं आई जो तुम खर्राटे मार रहे हो? या तुम ये सोच कर बेपरवाह होकर इस बिस्तर पर सो रहे हो कि जैसे कि दुनिया में इसका कोई मालिक ही ना हो? हीर के इतने चिल्लाने के बावजूद जब रांझा की नींद नहीं खुली तो उसने अपनी सेविकाओं को उसे जबरदस्ती उठाने को कहा। हुस्न की शहजादी हीर का गुस्सा बेकाबू हो चुका था। तभी रांझा ने अपनी आंखें खोली और उठकर कहने लगा, मेरे साथ नजाकत से पेश आओ, एक खूबसूरत शहजादी। रांझा के बोल सुनकर हीर का गुस्सा उसी तरह पिघल गया मानो कश्मीर के बर्फ पर जेठ की जलती धूप पड़ गई हो। रांझे की एक बाह में बांसुरी लटकी हुई थी और कानों में उसने कुंडल पहन रखे थे। रांझा का सौंदर्य उस वक्त पूनम के चांद की तरह चमक रहा था। हीर और रांझा की आंखें चार हुई और मोहब्बत मैदान में एक दूसरे से टकराने लगी। हीर का दिल खुशियों के सागर में गोते खाने लगा। हीर रांझा से सटक कर उसी तरह जा बैठी जैसे कि तरकश में तीर पनाह लेती है। दोनों एक दूसरे से प्यार से बातें करने लगे। मोहब्बत वहां मैदान मार ले गई। हीर को अपने दिल पर वश ना रहा, जैसे वो अपने होशो हवास खो बैठी थी। वो अपने हुस्न पर नाज करना भूलकर रांझा पे अपना सब कुछ वारने को तैयार हो गई। हीर रांझा से कहने लगी, मैंने ना तो तुम्हें पीटा और ना ही कुछ ऐसा कहा जो तुम्हें बुरा लगे। रांझा ने जवाब दिया, ये दुनिया एक सपने की तरह है।
ए खुद पर नाज करने वाली शहजादी, तुमको भी एक दिन यहाँ से जाना है। तुमको किसी अजनबी से ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए, किसी गरीब को नहीं धुतकारना चाहिए। ये लो तुम्हारा बिस्तर और गद्दा, मैं जा रहा हूँ, फिर कभी नहीं दिखूंगा। रांझा ने इतना ही कहा था कि हीर बोल पड़ी, अब ये हीर तुम्हारी है। मैं अपनों के बीच भटक रही थी, लेकिन मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला अब तक नहीं मिला, लेकिन अब खुदा ने तुमको मेरे लिए भेज दिया है। रांझा ने जवाब दिया, एक खूबसूरत लड़की, आशिक और फकीर हमेशा प्यार के बोल से वश में आते हैं। तुम्हारे हुस्न के शराब ने मेरे होश जरूर खराब किए हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए इज्जत नहीं है। हीर ने कहा, मैं तेरी गुलाम हूँ। मुझे बताओ मेरी मीर, तुम कब से इधर आए हो? क्या किसी घमंडी औरत ने तुमको घर से निकाला है? तुम क्यों यहाँ वहाँ भटक रहे हो? तुम कौन हो? किसी औरत ने तुमको शादी की जिसने तुमको छोड़ दिया और जिसके लिए तुम इतने दुखी हो। तुम्हारी आंखों ये तो हिरन की आंखों की तरह नाजुक है। तुम जब बोलते हो तो फूल झड़ते हैं। मैं तुम्हारी गुलाम हो चुकी हूँ। मेरी मितवा, क्या तुम मेरे पिता के यहाँ काम करना पसंद करोगे? तुमको भैंसों को चराना होगा। मेरे घर में तुम नौकर की हैसियत से रहोगे। क्या तुमको मेरी ये योजना पसंद है? रांझा बोला, मैं रांझा जात का जाट हूँ, तख्त हजारा से आया हूँ। मैं चौधरी मौजू का सबसे प्यारा बेटा था, लेकिन पिता के मरने के बाद मेरे भाइयों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अगर तुमको इस बात से खुशी मिलेगी कि मैं तुम्हारे यहाँ काम करूँ, तो तुम्हारी पलकों की छाँव में रहते हुए ये ज़रूर करूँगा, और तुम्हारा दिल जो चाहेगा वो मैं वही करूँगा। लेकिन मैं तुमसे कैसे मिल पाऊँगा? तुम तो अपनी सखियों से साथ मुझे अकेला छोड़ चली जाओगी और मैं तन्हा मरता रहूँगा। कोई उपाय बताओ। तो हीर ने कहा, मैं तुम्हारी खिदमत में हमेशा रहूँगी। रांझे और मेरी दासियाँ तुम्हारा हुक्म बजाएंगी। चार आँखों और होठों के मिलन के लिए जंगल से बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है? इश्क की मंजिल तो दो प्रेमियों का मिलन है। खुदा ने मुझे आशिक के रूप में तुमको दिया है, और मैं रिश्ते नाते दुनिया सबको भुला चुकी हूँ। रांझा ने जवाब दिया, हीर, तुम तो अपनी सखियों के साथ मौज करोगी और मैं तुम्हारी हवेली में उदास अकेला भटकता रहूँगा। कोई मुझ पर ध्यान नहीं देगा। मुझे छल मत करो। अगर तुम सच्ची हो तो अपनी बात याद रखना। अजनबी को सहारा देकर एक दिन मुंह मत फेर लेना। हीर ने जवाब दिया, मैं कसम खाती हूँ रांझे की, अगर मैंने तुमको धोखा दिया तो खुदा मुझसे मेरे माँ बाप छीन ले। तुम्हारे बगैर मैं खाने की तरफ नज़र तक नहीं उठाऊंगी। मैं अपना प्यार तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं दूंगी। अगर मैं तुम्हारे सिवा किसी और को अपना पति चुनूं तो मैं अंधी हो जाऊं। रांझा ने फिर कहा, हीर, इश्क का रास्ता बहुत मुश्किल है। मेरा दिल उलझन में है। इश्क तलवार से भी ज्यादा खौफनाक है, जहरीले सांप के विष से भी ज्यादा जहरीला है। मुझे वादा करो कि तुम सच्ची हो तो। हीर रांझा को सच्चे प्यार का यकीन दिलाकर अपने पिता चूचक के पास ले आई। पिता के सामने हीर रांझा के ठीक बगल में खड़ी हुई थी। हीर पिता से बोली, मेरे अब्बू, आपके खातिर मेरी जान भी चली जाए तो कम है। आपकी छाँव में रहकर मैं इतनी खुश जिंदगी जी रही हूँ। मैंने आपके लिए एक चरवाहा खोजा है जो हमारे भैंसों की देखभाल कर सकता है। हीर ने जैसे ही रांझा के बारे में पिता चूचक से बात की, वो हीर को रांझा से अलग ले जाकर मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, ये कौन है? ये बंदा कब और कहाँ से आया है? ये तो बदन से इतना कोमल दिख रहा है कि छू दो तो लाली पड़ जाए। ये भैंसों की देखभाल का काम नहीं कर पाएगा। ये तो खाते पीते घर का लग रहा है। ये खुद को भैंसों का मालिक समझ लेगा और
हमारा नौकर बनकर नहीं रहेगा। उसके चेहरे पर खुदा का नूर है। क्यों ना हम उसे भेड़ों की देखभाल करने का काम दे दें। हीर पिता की बात सुनकर बोली, हाँ अब्बू, रांझा अच्छे खानदान से है। वो तख्त हजारा की चौधरी का बेटा है। वो हीरा है जो मुझे मिला है। चूचक बोले, वो मासूम लड़का है जो आंखों से बुद्धिमान और देखने में विनम्र लग रहा है, लेकिन वो इतना उदास क्यों है और उसने अपना घर क्यों छोड़ा? वो अपने अंदर कोई झूठ तो नहीं छिपा रहा है? पिता के अंदर रांझा के बारे में शक देखकर हीर ने उसकी जमकर तारीफ करना शुरू कर दी। अब्बू, वो इतना पढ़ा लिखा है कि अफलातून प्लेटो को भी हरा दे। वो भारी सभा में बेधड़क बोल सकता है और हजारों मामलों पर फैसला सुना सकता है। वो नदी में भैंसों को पार करा सकता है और चोरी होने पर उसे खोज कर ला सकता है। वो जान लगाकर काम करेगा। वो इस देश में हजारों में एक है जहाँ ज्यादातर काम करने वाले चोर हैं और अच्छे लोग कम ही हैं। वो हर हालत में अपना कर्तव्य निभाना चाहता है। बेटी की ये सारी बातें सुनकर प्यार से चूचक बोले, तुम तो बहुत जोश से उसकी वकालत कर रही हो। देखे तो ये लड़का कैसा निकलता है। तुम्हारी बात हमें मंजूर है। हम इसके हवाले अपने भैंसों को करते हैं, लेकिन उससे ये बोल दो कि भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है। हीर अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, हम सब बहुत दिनों से जिस मुश्किल को झेल रहे थे वो अब आसान हो गई। अब हमारे जानवर मालिक के बिना नहीं रहेंगे और वो जंगल में रास्ता नहीं भटकेंगे। एक जाट को मैंने अपनी मीठी बातों से बहलाकर मना लाई हूँ। वो दिल का हीरा है। वो हमारे जानवरों का सही से देखभाल करेगा। इसके बाद ही रांझा के पास आई और प्यार से उसने समझाते हुए सारी बातें बताई। गांव के लड़के रांझा को देखकर हंसने लगे और उससे कहने लगे, अब तो तुमको जिंदगी भर दूध और मलाई खाकर जीना पड़ेगा। इस पर हीर रांझे से बोली, तुम इन लड़कों की कड़वी बातों का बुरा मत मानना। मैं तुम्हारे लिए मीठी रोटियां, मक्खन और चीनी लाया करूंगी। जंगल में भैंसों को ले जाना और खुदा पर यकीन रखना। मैं अपनी दासियों के साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। खुदा के करम से जंगल में चारों तरफ इस मौसम में घास ही घास थी। भैंसें इस तरह से कतार बनाकर चल रही थी जैसे कि जमीन पर काला सांप रेंग रहा हो, और रांझा अब उनकी मालिक बनकर साथ चल रहा था। रांझा ने खुदा का नाम लिया और जंगल में भैंसों को लेकर घुसा। धूप में चलते हुए रांझा गर्मी से बेहाल था और बहुत परेशान था। इस परेशानी की घड़ी में उसकी मुलाकात 5 पीरों साधु से हुई। पीरों ने परेशान रांझा को दिलासा देते हुए कहा, बच्चे, भैंसों का दूध पियो और अपने मन से सारी उदासी निकाल फेंको। खुदा सब कुछ ठीक कर देगा। रांझा बोला, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मुझे मेरी हीर दिला दो। उसकी मोहब्बत की आग मुझे जलाकर खाक बना रही है। पीरों ने रांझा से कहा, बच्चे, तुम्हारी हर आरज़ू पूरी होगी। तुम्हारा तीर निशाने पर जाकर लगेगा और तुम्हारी कश्ती को किनारा मिलेगा। हीर को खुदा ने तुम्हारे लिए बनाया है। मेरे बच्चे, जब कभी परेशानी में रहना तो तुम हमें याद करना। घबराना मत, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ नहीं पाएगा। पीरों की बात सुनकर रांझे की परेशानी दूर हो गई। वो भैंसों को जंगल में हाँकता रहा। भैंसें भी उसके साथ रहकर खुश दिख रही थी और जोर जोर से बोलकर इस बात को बता रही थी। हीर रांझा की जंगल में मुलाकात। हीर रांझा के लिए खाना लेकर सियालों के गांव से जंगल की ओर चल रही थी। हीर स्वर्ग से उतरी उन सौंदर्य के बादलों की तरह थी जो रेगिस्तान को चंदन के पेड़ों से हरा भरा उसमें खुशबू भर सकती थी। हीर उस रूह की तरह रांझे की ओर जा रही थी जिसको पाकर मृत शरीर भी जी उठता है। वो रांझे के पास अपने दिल में उठ रहे इश्क के तूफान को शांत करने के लिए जा रही थी। अब रांझे के प्यार में हीर पूरी तरह कैद हो चुकी थी।
वो रांझे के लिए चावल, चीनी, माखन और दूध लेकर आई। रांझा जैसे ही दिखा उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो रोते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारी तलाश में पूरे जंगल में भटकती फिरी। हीर ने रांझे को बड़े प्यार से खाना परोसा। रांझा उससे कहने लगा, मजहब में ऐसा कहा गया है कि औरतों के वादों पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन हीर अगर तुम अपना वादा निभाओगी तो रांझा तुम्हारे लिए नौकर होने का गम भी बर्दाश्त कर जाएगा। हीर ने जवाब दिया, औरतों की कौम के बारे में ऐसी बातें ना करो। औरतों की तरह लगातार अपनी बातों पर धुन रखने वाले और कोई नहीं होता। जोसेफ के इश्क में जुलेखा ने अपना साम्राज्य छोड़ दिया। महिवाल के प्यार में सोनी नदी में डूब गई। लैला की मोहब्बत ने सारा जहान वाकिफ है। पुन्नी के प्यार में जलते रेगिस्तान में भटकते हुए रस्सी का दम टूटा। शीरी अपने आशिक फरहाद के लिए मर गई। पैगंबरों और संतों को औरतें ही तो जो जन्म देती हैं, क्या आदम और हवा एक जैसे नहीं थे? हीर ने आगे कहा, मर्द औरतों की तरह मजबूत नहीं होते। कवियों से पूछो, वो इस बात को बाखूबी जानते हैं। मैं तुम्हारा वादा करती हूँ, मैं तुमसे मतलब वादा करती हूँ कि जब तक मेरी नसों में लहू बह रहा है तब तक मैं तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। तुम जो कहोगे वही मैं करूंगी। अगर मुझे बाजार में बेचकर तुमको खुशी मिल सकती हो तो ये भी कर लेना। इस तरह से हीर मीठी मीठी बातों से रांझे के सवालों का सामना करती रही और अपना दिल खोलकर उसके सामने रख दिया। हीर बोली, जब हम दुश्मनों से घिर जाएंगे तब तुम पूरे धैर्य के साथ जंग लड़ना। प्यार के समंदर में किस्मत की ऐसी ज़बरदस्त लहरें हैं जो हमें या तो साहिल तक पहुंचाएंगी या हमें डुबो देंगी। मेरी दृष्टि चाचा केदू से सावधान रहना। वो शैतान जैसा है, दुनिया हमें अपमानित करेगी। जो हमें नहीं जानते वो भी हमारे ऊपर ताने कसेंगे, लेकिन सच्चे आशिक इन सब बातों से नहीं डरते। वो इश्क में जान तक दे देते हैं। प्यार करने वालों का खुदा के अलावा कोई मददगार नहीं होता। अब हीर रोज खाना लेकर रांझा के पास जंगल में जाने लगी और उसने सच्चे प्रेमी होने की कसम खाई। हीर ने चरखा काटना छोड़ दिया और सखियों के साथ उसका उठना बैठना भी छूट गया। वो रांझा के साथ दिन भर रहने लगी। रांझे की संगत में उसने खुद को आज़ाद छोड़ दिया। अब यहाँ चरवाए रांझे के इश्क में हीर के गिरफ्तार होने की खबर गांव में तेजी से फैल गई। ये भी सभी जान गए कि हीर रोज रांझे से मिलने जाती है। हीर की माँ तक बात पहुंची तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आई। कैदू ने हीर को जंगल में रांझा के साथ देख लिया। हीर जंगल से जब वापस लौटी तो माँ ने डांटते हुए कहा, गांव वालों के ताने सुनकर हम जहर का घूंट पीकर रह गए। तू मेरी कोख से पैदा नहीं होती तो अच्छा होता। अगर तुम अपनी दुष्टता नहीं छोड़ोगी तो पिता चूचक और तुम्हारा भाई सुल्तान तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। हीर ने जवाब दिया, सुनो माँ, मेरी सांसें जब तक चल रही हैं मैं रांझा को नहीं छोड़ सकती। मैं भले ही मार दी जाऊं। इस तरह से मरने के बाद मैं लैला मजनू जैसे आशिकों में से मिल पाऊंगी जो इश्क के खातिर कुर्बान हो गए। हीर की बात सुनकर माँ का गुस्सा सातवें आसमान पर था। माँ ने कहा, अब तक माँ बाप ने जो तुम पर इतना जो प्यार लुटाया है उसका ये सिला तुम दे रही हो। हमने सोचा था कि अपनी बगिया में हमने गुलाब का पौधा उगाया है, लेकिन तुम तो कांटे की झाड़ निकली। तुम रांझा से रोज मिलने जाती हो और उसके लिए खाना भी ले जाती हो। माँ बाप की हिदायत का तुमने ज़रा भी ख्याल नहीं रखा। जो बेटियां काबू में नहीं रहती लोग उनको वेश्या कहते। हीर ने अपनी माँ की बातों को अनसुना कर दिया और रांझा से मिलने रोज जंगल में जाती रही। इधर लंगड़ा कैदू
हीर के पिता चूचक के कान भरता रहा और हीर पर पाबंदियां लगाने के लिए उकसाता रहा। वो जंगल में हीर और रांझे पर जासूसों की तरह नजर रखने लगा। वो छुपकर हीर का पीछा करता। आखिरकार केदू को अपनी कुटिल योजना को अंजाम देने का मौका मिल गया। हीर रांझे के लिए पानी लाने के लिए नदी की ओर गई। रांझा अकेला बैठा था। तभी केदू फकीर के वेश में उसके पास आया और खुदा का नाम लेकर मांगने लगा। रांझा ने उसे फकीर समझकर आधा खाना उसे दे दिया। केदू ने फकीरों की तरह उसको दुआ दी और खाना लेकर गांव की ओर चल पड़ा। जब हीर नदी से पानी लेकर वापस लौटी तो उसने रांझा के पास आधा खाना देखकर उससे पूछा। रांझा ने बताया कि एक लंगड़ा कर चलने वाला फकीर उसके पास आया था, जिसे उसने आधा खाना दे दिया। हीर सारा माजरा समझ गई। उसने रांझा से कहा, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई है? वो फकीर नहीं, मेरा दुष्ट चाचा केदू था, जो मुझे बर्बाद कर देना चाहता है। मैंने तुमको पहले ही सावधान किया था। केदू शैतान है। वो पति पत्नी और माँ बेटियों में फूट पैदा कर देता है। वो बहुत बड़ा पाखंडी है। वो सुबह को अपने दोनों हाथों से जिस चीज को संवारता है, रात को अपनी लात से उसे उजाड़ देता है। वो हमारे प्यार भरी दुनिया में जहर घोल देगा। रांझा ने हीर को जवाब दिया, केदू अभी अभी यहाँ से गया है और वो बहुत दूर नहीं गया होगा। जाओ और कुछ भी करके उसे रोको। हीर का दिल केदू के खिलाफ नफरत और गुस्से से भर आया और वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। वो जल्दी ही केदू के पास जा पहुंची और बंदी की तरह उस पर टूट पड़ी। हीर ने केदू की फकीरी टोपी को उतार फेंका, मानकों की माला तोड़ डाली और फिर केदू को बेतहाशा पीटने लगी, जैसे पत्थर पर धोबी कपड़ा पटकता हो। हीर गुस्से से उबल रही थी। वो केदू पर चिल्लाते हुए बोली, तू रांझे को धोखा देकर खाना ले आया, लेकिन मुझसे कैसे बचेगा? अपनी जान की खैर चाहता है तो लौटा दे। मुझे खाना नहीं तो तेरे हाथ पैर बांध कर पेड़ से लटका दूंगी। औरतों से झगड़ा मोल मत ले आकर। केदू हीर से किसी तरह से खुद को बचाता खाना लेकर भागा और सीधे गांव पहुंचा। गांव के बड़े बुजुर्गों की पंचायत में केदू खाना दिखाकर कहने लगा, देखो इसे खिलाने हीर रोजाना रांझा के पास जाती है। क्या अब भी तुम लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे? हीर पूरे गांव को बदनाम कर देगी। अरे कोई उसके बाप चूचक से क्यों नहीं कहता कि बेटी को बांध कर रखो? चूचक को तो उस दिन पर पछतावा करना चाहिए जब उसने इस चरवाहे को काम पर रखा था। क्या उसका दिमाग घास चरने चला गया था? अब केदू की बात सुनकर पंचायत के लोगों ने जाकर चूचक को सारी बातें बताई। चूचक केदू को कोसने लगा। केदू झूठी कहानियां बनाता रहता है। उसके पास करने को और कोई काम तो नहीं रहा है। दिन भर मक्खियां मारता रहता है। चोंगा पहन लेना, ये क्या वो फकीर हो जाएगा क्या? वो हीर के खिलाफ अपनी जुबान से आग क्यों उगल रहा है? हीर जंगल में अपनी सहेलियों के संग खेलने जाती है, लेकिन गांव की औरतें चूचक की इस बात का मजाक उड़ाते हुए हीर की माँ से कहने लगी, तुम्हारी बेटी खराब हो रही है। उसकी करतूतों से हम सबका कलेजा जलता है। उसकी बेशर्मी के चर्चे पूरे इलाके में हो रहे हैं। अगर हम कुछ कहें तो हम पर वो चिल्लाने लगती है। उसका घमंड तो राजकुमारियों जैसा है। मस्जिद जाने के बहाने वो जंगल जाकर कोई और ही पाठ पढ़ती रहती है। हीर की वजह से हमारी बेटियां भी खराब हो जाएंगी। अब केदू हीर की माँ से कहने लगा, भगवान के लिए अपनी बेटी की शादी करा दो। काजी हमेशा कहता रहता है कि इस बहकी हुई लड़की की शादी हो जानी चाहिए थी, नहीं तो फिर उसके टुकड़े टुकड़े करा दो और गांव को बदनामी से बचाओ। लोगों के ताने सुनकर हीर की माँ आपा खो बैठी। उसने तुरंत हीर को बुलाने के लिए अपने घर में काम करने वाली मीठी को भेजा। हीर माँ के
पास हंसते हुए आई और बोली, माँ देखो मैं आ गई। हीर की माँ गुस्से में बोली, बेशरम लड़की, इस प्रेम कहानी के लिए तो तुमको बहते दरिया में फेंक देना चाहिए। जवान लड़की को पिता के घर से बाहर कदम रखते हुए कुएं में डुबोकर मार देना चाहिए। तुम अपनी प्रेमी के लिए इतनी उतावली हो रही हो? हीर, अब तो तुम्हारे लिए पति लाना ही होगा। अगर तुम्हारे भाई ये जानेंगे कि तुम क्या गुल खिला रही हो तो वो तुम्हारे गला घोंट देंगे या तलवार से काट डालेंगे। अपने परिवार का नाक क्यों कटा रही हो? हीर बोलती है कि माँ मीठी से बोली, मीठी, हीर के सारे जेवर उतार लो। ऐसी बेटी को जेवर देकर क्या फायदा? ये पूरे झाग सियालों के सामान को ठेस लगाने पर तुली है। उसे चरवाहे को तो आज हम इस गांव से ही निकाल देंगे। माँ की बात सुनकर हीर बोली, माँ ये तो खुदा की इनायत है कि हमने तुम्हारे घर ऐसे चरवाहे को भेजा। इस खजाने के लिए तो पूरे समाज को खुदा का शुक्रिया करना चाहिए। हमारे पास तो किस्मत खुद चल कर आई है। तुम लोग मेरे प्यार पर इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि आग, दर्द और प्यार को छिपा कर रखा जा सकता है? हीर ने माँ बाप के सामने रांझा को ठुकराने से इनकार कर दिया। हीर की माँ ने पति चूचक से कहा, देखो तुम्हारी बेटी आज माँ बाप को आंखें दिखा रही है। हमारे सारे रिश्तेदार तो इसी मौके की तलाश में बैठे हैं। वो अब इस बारे में चटकारे लेकर बातें करेंगे और हम पर ताने मारेंगे। इस लड़की ने सियालों की इज्जत को धूल में मिला दिया है। चूचक गुस्से में बोल पड़ा, दूर ले जाओ इस लड़की को मेरे सामने से। इसे धक्का देकर गांव से बाहर फेंकाओ। ये नफरत के ही लायक है। जन्म लेते ही इसको जहर दे देना चाहिए था। रांझा जब गाय भैंसों को लेकर जंगल से लौटा तो देखा कि चूचक गुस्से में उसकी राह देख रहा था। चूचक ने रांझे को रिश्तेदारों के सामने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। चूचक कहने लगा, गायों को छोड़ दो रांझे और यहाँ से दूर चले जाओ। तुम्हारे कांड के चर्चे चारों तरफ हो रहे हैं। मैंने तुमको गायों के बीच सांड बनने के लिए नौकर नहीं बनाया था। तुमको गायों को जंगल ले जाने का कहा था। गायों और भैंसों को जंगल ले जाने को कहा था और तुम लड़कियों को ले जाने लगे। तुम्हारी वजह से पूरे गांव के ताने हमें सुनने को मिल रहे हैं। ये सुनते ही रांझा का मिजाज भी काबू न रहा। वो झल्लाते हुए चूचक से बोला, खुदा करे चोर डकैत तुम्हारे गाय बछड़ों को ले जाए। मैं तुम्हारे गाय भैंसों की देखभाली करता था या लड़कियों की? इतने दिनों में यही देखा तुमने मेरा, और अब तुम बिना पैसे दिए मुझे टकराने से मतलब चाहते हो? मतलब मुझे पैसे नहीं देना चाहते हो? बनिए की तरह मुझे लूट रहे हो? रांझा नौकरी छोड़ चला गया, लेकिन उसके जाते ही चूचक के गाय भैंसों ने खाना पीना छोड़ दिया। उनमें से कुछ जंगल में गायब होने लगे तो कुछ नदी में डूब गए। चूचक को अब रांझा को निकालने पर पछतावा हो रहा था। हीर अपनी माँ मिल्की से बोली, देखो चरवाहे के जाने के बाद गाय भैंसों की हालत कितनी खराब हो गई है। लोग भी कह रहे हैं कि पिताजी ने रांझे के साथ ठीक नहीं किया। मिल्की पति अपने चूचक से बोली, लोग हमें पापी समझ रहे हैं। हमने चरवाहे को बिना वेतन दिए भगा दिया। जैसे ही उसने पैसे की बात की थी, तुमको दे देना चाहिए था। जाओ उसे खोज लाओ। चूचक ने मिल्की से रांझा को मनाने को कहा। बोला, उससे कहो कि जब तक हीर की शादी ना हो जाए वो हमारे गाय भैंसों की रखवाली करे। उसे मजा लेने के लिए छोड़ दो। किसको क्या पता है कि खुदा को क्या मंजूर है, लेकिन चरवाहे को किसी भी तरह से फिर से काम करने के लिए राजी करो। मिल्की हीर संग अब रांझा को तलाशने में लगी। रांझा जैसे ही मिला, मिल्की उससे मीठी मीठी बातों से मनाने लगी। चूचक के साथ हुए झगड़े को दिल पर मत लो। पिता और बच्चों में तो इस तरह के छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। काम पर लौट जाओ, गाय भैंसों की देखभाल भी करो और हीर की भी सेवा करो। जब से तुम गए हो वो हमसे नाराज रहती हैं।
हमारे गाय भैंसे, धन दौलत, हीर, सब पर तुम्हारा हक है। अब हीर ने भी रांझे के पास जाकर कहा, तुम मेरी माँ की बात मान लो, अभी मेरी शादी तय नहीं हुई है। कौन जानता है कि कल ऊंट किस करवट बैठे। रांझे ने हीर की माँ की बात मान ली और फिर से चूचक के यहाँ काम करने लगा। अब रांझा के लिए जंगल में हीर रोज खाना और शरबत लेकर जाती। इश्क में हीर रांझे पर अपना सब कुछ बांट चुकी थी। एक दिन जब हीर रांझा साथ थे, तभी जंगल में 5 पीर फिर दिखाई दिए। रांझा पहले भी उनसे मिल चुका था। पांचों पीर का रांझा ने सर झुकाकर अभिवंदन किया। फिर बोले, बच्चों, हमें तुम दोनों को साथ देखकर बहुत खुशी मिली। इश्क की दुनिया को कभी मत उजाड़ना। तुम हीर के हो और हीर ही तुम्हारी है। तुम्हारे इश्क से जमाने में हंगामा खड़ा होगा। लोग ताने देंगे, लेकिन उन सब का बहादुरी से सामना करना। खुदा को दिन रात याद करना और इश्क करना मत छोड़ना। तो दोस्तों, ये थी एक सच्चे प्यार की कहानी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। राधे राधे दोस्तों।